नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय का हिंदी अनुवाद हमने अपनी गत वीडियो के माध्यम से किया। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, जो कि आपके इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात शब्दार्थ से पश्चात और अभ्यास कार्य से पूर्व दिया गया है। चलिए प्रारंभ करें। अत्र इदम अव्ययम, यहाँ यह जानना चाहिए क्या? संस्कृत श्लोकेशु प्रतिपद्यम पाद चतुष्टयम अस्ति। संस्कृत श्लोकों में या मंत्रों में प्रतिपद्यम प्रत्येक पद में पाद चतुष्टयम, पाद अर्थात चरण, पाद अर्थात चरण, चतुष्टयम चार, अस्ति मैंने है। संस्कृत श्लोकों के प्रत्येक पद्य में 4 चरण हैं, 4 पाद हैं, उसके 4 सोपान हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि 4 पंक्तियां हैं। ठीक है, आप इसको एक बार के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं। 4 पंक्तियां हैं। छंदोबद्ध सस्वर्गान शैली अपि अस्ति। छंदोबद्ध अर्थात छंद से बंधे हुए। कौन? श्लोक या मंत्र। श्लोक या मंत्र में छंद इत्यादि लगकर, अलंकार इत्यादि लगकर वे सुंदर कवित स्वरूप में आते हैं, सुंदर पद्य स्वरूप में आते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं छंद क्या है। अब आप ये पूछेंगे तो छंद व्याकरणिक अंश है, एक प्रकार का व्याकरणिक भाग है, जिन छंदों के माध्यम से या अलंकारों के माध्यम से गद्य को भी संश्लेषित करते हुए उसको सुंदर स्वरूप प्रदान किया जाता है। उसमें छंद और अलंकार की विधि का प्रयोग करते हुए उसे सुंदर स्वरूप दिया जाता है। जैसे हिंदी में भी होता है, हिंदी में हम उसे कविता का स्वरूप बनाने के लिए दोहा शैली या अन्य अलग शैलियों में लिखते हैं। तो ठीक वैसे ही संस्कृत में भी अनेक प्रकार के व्याकरणिक इस प्रकार के भाग होते हैं, छंद अलंकार इत्यादि, जिससे वो जो है मंत्र या श्लोकों का सुंदर स्वरूप उससे लेते हैं। तो छंदोबद्ध, छंद से बधी हुई, सस्वर गान शैली, सस्वर यानी स्वर से गाई जाने वाली शैली भी है। कहने का तात्पर्य है कि मंत्र या जो श्लोक हैं वो छंद से बंधे हुए हैं, ठीक है, लेकिन छंद से बंधे हुए वह केवल श्लोक मंत्र ऐसे नहीं कि आप सिंपली उसको बोल लें, आप उसको सस्वर गा भी सकते हैं। इस प्रकार की वो शैली है। ठीक है, जैसे कविताओं को हम गाते हैं, ऐसे ही मंत्र श्लोक इत्यादि को भी सस्वर स्वर के साथ गाया जा सकता है। श्लोकेशु संधि समास युक्त पदानि भवन्ति। श्लोकेशु श्लोकों में संधि समास युक्त, संधि और समास से युक्त पदानि पद भवन्ति मैंने होते हैं। श्लोकों में संधि और समास से युक्त पद होते हैं। यथा, जैसे। अब यहाँ पे जो ये 4 शब्द लिए गए हैं, ये चारों ही शब्द हमारे द्वारा पढ़े गए पाठ के सुभाषितों में से ही शब्द लिए गए हैं, जो कि हमें ये समझाने के लिए हैं कि किस प्रकार से संधि और समास से युक्त शब्दों का प्रयोग श्लोकों में किया जाता है। तो जैसे पहला है नम्रास्तर्वः। नम्रास्तर्वः, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, चूंकि इसमें एक संधि है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा नम्राः तर्वः। अब ये नम्राः तर्वः से नम्रास्तर्वः कैसे बना और कौन सी संधि है ये मैं नहीं बताऊंगी। इसका कारण ये है कि हाँ, आप ही की इसी पुस्तक के द्वितीय अध्याय के व्याकरणिक कार्य में हम विसर्ग संधि को पढ़ चुके हैं। अब बोलते बोलते मैं विसर्ग संधि तो यहाँ पर बोल चुकी हूँ, लेकिन उसका कौन सा नियम लगा है ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप देखिए उस द्वितीय अध्याय के व्याकरणिक कार्य को, यदि देखा होगा तो आप तुरंत से कमेंट में उसे लिख देंगे। तो आप बताएंगे नम्राः तर्वः से नम्रास्तर्वः कैसे बना, कौन सा इसमें संधि का नियम लगा। तो चलिए, यहाँ पे संधि है, इतनी हमने बात कर ली है, कौन सी है वो आप बताएंगे। फिर है अभ्युपैति। अभ्युपैति अभि, उप और एति, इन शब्दों को मिलाने से बना। और ये क्या है? ये भी संधि है। अब चूंकि ये संधि आपके अभी नहीं आई है, इसलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि 7th कक्षा में आप ये संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार के लिए दोबारा रिवाइंडर एक तरह से लगा लेते हैं। अभि धन उप धन एति। अभी यहां से आप क्या निकालेंगे? ई। ठीक है, इसके बाद में क्या है? उ। ई के पश्चात उ आ रहा है। तो आपको अगर याद आ रहा है यण संधि, तो यण संधि का नियम कह रहा था कि ई के बाद अगर उ आ जाए तो ई को आदेश क्या करना है? यकार का आदेश करना है। ठीक है, एक बार कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं, इसको लिखते चलते हैं एक बार, है ना। तो ये अब और ई इसको हमने अलग किया, फिर उ हमने अलग किया,
फिर प एक बार अलग लिख देते हैं, फिर यहाँ से ए अलग लिख देते हैं और पीछे का ती अलग लिख देते हैं। तो यहाँ से जो ई और ऊ का सीक्वेंस हमने देखा वो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये प है, पकार कर दूं और यहाँ अ लिख दें एक बार, हाँ। तो अ और ए ये मिलकर के क्या बनेंगे, अ और ए मिलकर के वृद्धि आदेश करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। वृद्धि आदेश, वो डॉट गलती से लग गया था, तो वृद्धि आदेश करेंगे इस प्रकार से। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कैसे बनेगा, आप देखिए अ, ठीक है। अब भकार के आगे किसी प्रकार का स्वर हमारे पास बचा नहीं है, क्यों, क्योंकि ई को तो क्या आदेश कर दिया हमने, यकार। तो भ कैसे लिखेंगे, आधा। भ कैसे लिखेंगे, आधा। अब यकार है, यकार के बाद ऊ हमारे पास अभी शेष है, क्योंकि हमने केवल ई के स्थान पर यकार किया है, तो ऊ हमारे पास शेष है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यू। इस प्रकार से अब पकार है, पकार के बाद जो अ था, इन दोनों के स्थान पर ये आदेश हुआ है, अ और ए दोनों के स्थान पर ये आदेश हुआ है। ये किसका आदेश है, वृद्धि संधि का आदेश, और ये किसका आदेश था, यण संधि का आदेश। तो जब ये आदेश हुआ है तो पकार के ऊपर दीर्घ आई लग जाएगा इस प्रकार से, और ये पीछे क्या है, ती, अभ्युपैति, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सोल्व हुआ। जब हमने इसका अर्थ भी किया था तो आपको ध्यान होगा, अभी का अर्थ, ये उपसर्ग है एक, अभी का अर्थ की और उप निकट, एति यहाँ पर एक वर्तमान काल के स्वरूप में बनाया गया धातु रूप है, जिसका अर्थ है जाता है, की और निकट जाता है। तो अभ्युपैति का पूरा अर्थ हो गया की और निकट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब संधि हमने कर ली है। फिर है अनुधत्तः, अनुधत्तः जिसको इन्होंने किया न उद्धत्तः, और इसमें क्या है, नई तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, नई तत्पुरुष समास। पहली बात, तत्पुरुष समास क्या है, अब चूंकि ये आ रहा है, केवल लिखा गया है, डिटेल इसकी यहाँ पर नहीं है, पर फिर भी हमें समझना तो होगा, तभी तो हम व्याकरणिक कार्य कर रहे हैं। तत्पुरुष समास क्या कहता है, पहली बात तो समास क्या कहता है, समास यानी दो या दो से अधिक पद मिल करके जब किसी नवीन पद का सामासिक पद का निर्माण करते हैं तो उसमें उसे समास कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दो पद मिल रहे हैं, न उद्धत्तः, ठीक। अब पहला पद ये, दूसरा पद ये। तत्पुरुष समास का नियम कहता है, जब बाद वाला या उत्तर पद, जब दो पद हो तो पहले वाले को कहते हैं पूर्व पद और बाद वाले को कहते हैं उत्तर पद। पहले वाले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद। ये थोड़ा सा हम संक्षेप में ही समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब उत्तर पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद यानी बाद वाले पद की वैल्यू ज्यादा हो, प्रधान से मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा हो, तो फिर वहां पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास, ठीक है। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक पद मिलकर के जब एक पद बनाते हैं उसे समास कहते हैं। फिर जिसका दूसरा पद अधिक वैल्यू वाला हो, अधिक महत्वपूर्ण हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी नई तत्पुरुष किसे कहते हैं, ये तत्पुरुष समास के अंदर का भेद है, ठीक है। पहले तत्पुरुष तो समास का भेद हो गया, समास उसका भेद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास का भेद नई तत्पुरुष। अब ये नहीं बोला जाएगा, आप नंज मत बोलना इसको, क्योंकि ये च वर्ग का अंतिम वर्ण है और अंतिम अनुनासिक वर्ण है। इसको उच्चारण करते हैं इयकार, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है तो मैं इयकार कह रही हूँ। अगर हलंत नहीं हो, आप इस स्वरूप को अगर बात करेंगे तो इसे कहते हैं इय। हम क्या बोलते हैं, च ज ण, है ना, ऐसे नहीं। तो वो तो अण तो ट वर्ग का होता है, न त वर्ग का होता है, म प वर्ग का होता है, अ क वर्ग का होता है, और च वर्ग का क्या होता है, इय। इसको क्या बोलते हैं, इय। तो नई तत्पुरुष समास, ठीक है। अब नई तत्पुरुष समास क्या कहता है, जहां पे किसी प्रकार से अनुपस्थिति हो एक किसी पद्य की। जैसे अब ये क्या कह रहे हैं, न अनुदत्तः यहां बनाए, न उद्धत्तः। उद्धत्तः कहते हैं अहंकार, उद्धत्तः कहते हैं अहंकार। न मैंने नहीं, न मैंने नहीं, यानी किसी चीज का अभाव, किसी चीज का की कमी होना, जहां पर वहां पर नई तत्पुरुष होता है। तो जब इसका समास विग्रह, इसको क्या बोलते हैं, समास विग्रह। अनुधत्तः एक सामासिक पद है और इसका समास विग्रह क्या है, न अनुधत्त न उद्धत्तः। जब किसी भी सामासिक पद का समास विग्रह करते हैं तो उसमें कोई ना कोई नियम काम करता है। अब जैसे नई तत्पुरुष का नियम क्या कहता है
कि जब इस प्रकार से किसी चीज के अभाव स्वरूपी अन उपसर्ग लग करके कुछ आए तो उसका समास विग्रह करते समय पहले न शब्द लिख दो, फिर जो मूल शब्द है वो लिख दो। अब इसमें मूल शब्द था उद्धतः अर्थात अहंकार, और अन यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है। वैसे तो अन क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, लेकिन अन उपसर्ग का अर्थ क्या है? न, यानी नहीं। अन उपसर्ग का अर्थ यहाँ क्या है? नहीं से इसका अर्थ है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? न, यानी नहीं है अहंकार जिसमें, तो उसे कहा गया अनुद्धतः अर्थात अहंकार से रहित। ये हमने किया भी था, ठीक है। कब? जब सत्पुरुषों की बात हुई थी। सत्पुरुष जब समृद्धि आती है उनमें तो वे अहंकार को प्रकट नहीं करते, अनुद्धतः, वहां पे हमने ये शब्द किया था, ठीक है। तो इसका सामासिक पद का समास विग्रह क्या बनेगा? न उद्धतः, अहंकार नहीं या अहंकार का अभाव। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत आसान सा, ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है आपको, एक आसान सा उदाहरण देती हूँ क्योंकि वो आपके लगभग रोजाना आप कभी ना कभी उसका उच्चारण करते होंगे। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एब्सेंस, या हिंदी में बोलेंगे उसको अनुपस्थित। आप कहते हैं ना वह बच्चा आज अनुपस्थित है या एब्सेंस है, अनुपस्थित। अब अनुपस्थित क्या है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पहले तो ये देखें, अन और उपस्थित। अन यहाँ उपसर्ग है, उपस्थित यहाँ मूल शब्द है। उपस्थित क्या है? मूल शब्द है। अब मैं इसको संस्कृत का बनाने के लिए इस प्रकार से एक बार के लिए कर दूं, अनुपस्थितः यानी अन उपस्थितः। अब उपस्थित का अभाव है इसीलिए तो अनुपस्थित है, यानी वह बच्चा जिसकी उपस्थिति यानी जिसकी प्रेजेंस का अभाव है, जो आज आया नहीं है, उसके लिए हम अनुपस्थित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अन के लिए क्या लग जाएगा? न, और उपस्थितः जस का तस आ जाएगा, न उपस्थितः, यानी कोई बच्चा अगर न आया हो, जो अनुपस्थित हो, तो अनुपस्थित को अगर आपको समास विग्रह में करना हो तो आप क्या कहेंगे? न उपस्थितः, उपस्थित नहीं है। और एक शब्द में क्या कह देंगे? अनुपस्थितः। बात समझ में आ गई होगी। फिर भी थोड़ा टिपिकल लग रहा है तो हम जब और व्याकरणिक कार्य आपके पुस्तक में जो अंत में दिया होगा तब करेंगे और समझेंगे। ये हमें इसीलिए समझना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, लिख दिया है, लेकिन इसका अर्थ क्या है वो बहुत डिटेल यहाँ बताई नहीं है, इसीलिए हमें व्याकरणिक भाग को अलग से करना पड़ रहा है यहाँ। खैर, एक बार के लिए यहाँ से मैं थोड़ा इरेज करती हूँ ताकि हम अगला उदाहरण समझ सकें, आगे का समझ सकें। तो इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, अब चलते हैं हम आगे वाले शब्द की ओर। ये है यथाशक्ति। यथाशक्ति एक सामासिक पद है। इसका समास विग्रह क्या हुआ? शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं? ये कौन सा समास है? अव्ययीभावः समासः। यहाँ था तत्पुरुष समास, यहाँ है अव्ययीभाव समास। अभी जो मैंने यहाँ इरेज किया, खैर मैं ना करती तो बेटर था। पूर्व पद और उत्तर पद हमने यहाँ लिखा था। अभी पूर्व पद और उत्तर पद हमने बात की थी कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो या सेकंड वाला जो वर्ड है उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। अब जब इसके ऑपोजिट चीज होगी, अगर पूर्व पद प्रधान है, अगर पहले वाले पद की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य। अब ये इसका समास विग्रह, ये अनतिक्रम्य कहां से आया, क्या हो गया, ये अब देखते हैं एक बार थोड़ा आराम से। ये देखिए, यथाशक्ति का हमने अर्थ जब पाठ के आधार पे किया था तो क्या था? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, ऐसे ही करते हैं ना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब जब इसके समास विग्रह की बात हुई है तो शक्तिम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है? इसको एक बार के लिए मैं फिर से थोड़ा सा आपको विच्छेद करके समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अर्थ होता है अन और अतिक्रम्य। एक बार के लिए ये आपको समझा रही हूँ, लिखना नहीं है। आप वैसे याद करने के लिए लिखना चाहे बात अलग है, लेकिन ये इस तरह से नहीं आप लिख सकते शक्ति मन अतिक्रम्य। ये आपको समझाने के लिए है। ये जो अनतिक्रम्य है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अन और अतिक्रम्य। अन का अर्थ अभी हमने देखा न, ठीक है। अतिक्रम्य क्या होता है? बढ़कर या लांघ कर, बढ़कर या लांघ कर, ठीक है। न लांघ कर शक्तिम, शक्ति को। अब इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। शक्ति को न लांघ कर, न लांघने का मतलब जितनी शक्ति है जैसी है उसी के अनुसार काम करो।
यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, लांघना नहीं है उसको। तो आपको अब समझ में आएगा शक्तिम अनतिक्रम्य। अब जब भी किसी ऐसे शब्द के आगे यथा लगा हो तो उसका समास विग्रह इसी आधार पे होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यथा योग्य, ठीक है, एक बार के लिए यथा योग्य, तो आप समझ गए होंगे इसका समास विग्रह अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, योग्यम योग्यम अनतिक्रम्य, योग्यम अनतिक्रम्य। योग्यम अनतिक्रम्य यानी योग्यता को न लांघ कर, योग्यता से न बढ़कर। तो शक्तिम अनतिक्रम्य कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। और एक हमने किया तत्पुरुष समास के भी अंदर का भेद, नहीं तत्पुरुष, और यहाँ हमने किया अव्ययी भाव समास। तो जिसका पहले वाला पद प्रधान हो यानी जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, अव्ययी भाव समास, और यहाँ तत्पुरुष जिसकी बाद वाले की यानी उपस्थित नहीं है, या वो उपस्थित वाला उदाहरण मुझे याद आ रहा है, उद्धतता यानी अहंकार नहीं है, तो बाद वाला पद इसमें ज्यादा वैल्यूबल है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो गया। और उसमें भी जब अनुपस्थिति का जो यहाँ पे भाव है, एक प्रकार का अभाव है, कमी है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, नहीं तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है, करना है। और रही बात यहाँ पे, फिर से याद करवा रही हूँ, नम्रः तरवः, यहाँ पे विसर्ग संधि का कौन सा नियम लागू है ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिलहाल के लिए आपका व्याकरणिक कार्य यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।